एसीएल सर्जरी के बाद 3 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो अपने रिहैब के दौरान जो आपको तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। 3 ऐसे ब्लंडर मिस्टेक्स जो आप करते आ रहे हो या आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि कहाँ पे आपको खुद को रोकना है और कितना आगे प्रोग्रेस करना है। सो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, अगर इनिशियल फेज़ है आपके एसीएल सर्जरी का, नी बेंडिंग के बाद या लोड डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ एसीएल सर्जरी है या एसीएल सर्जरी के साथ देयर इज मेनिस्कस और अदर लिगामेंट इज इन्वॉल्व, और आप जैसे ही लोड डालना स्टार्ट करते हो यानी कि वेट बेयरिंग स्टार्ट कर रहे हो, नी बेंडिंग के रेंज को प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको रिकरेंट स्वेलिंग इन्फ्लामेशन दिखाई दे रहा है आपके घुटने पे। बार बार आपका घुटना फूल जाता है, सूज जाता है, यानी कि आपको दिखता है कि एक स्टिफनेस साइड फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है। घुटना आपका काफ़ी भरा हुआ दिखता है, आपका फटेला आपको तैरता हुआ फील होता है, यानी कि ये साइंस आपके इन्फेक्शंस के हो सकते हैं। घुटने की स्वेलिंग के साथ साथ अगर आपको अपना घुटना वार्म फील होता है, गर्म घुटना टच करने पे महसूस होता है, रिकरेंट बार बार आपको फीवर हो रहा है, स्पेसिफिकली नाइट फीवर अगर आपको हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा पेन है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, वो टॉलरेट करने के लिए आपको पेन रिलीविंग मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सारे सिम्टम्स, फीवर, एक्सेसिव स्वेलिंग, और जैसे ही आप लोड बढ़ा रहे हो, एक्सरसाइज जब आप डालने की कोशिश कर रहे हो, घुटने पे लोड डालने की कोशिश कर रहे हो, बार बार ये सारी चीज़ें रिकरेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि आपको अपने सर्जन से बात करने की ज़रूरत है। दिस कैन बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेग एक्सटेंशन। जनरली खासकर जो एथलीट होते हैं और कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं जिनको काफ़ी जल्दीबाजी रहती है गेम में वापसी करने की। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं भी मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखती हूँ ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस पूछते हुए और इन चीज़ों को करते हुए। पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है बैक टू जिम जाने में, और ऑफ कोर्स बैक टू जिम जाते ही पेशेंट्स को साइकिलिंग के साथ लेग एक्सटेंशन स्टार्ट करने की बहुत ही जल्दीबाजी रहती है। वी कॉल्ड इट OKC, ओपन काइनेटिक चेन। सो दिस मूवमेंट, आप ये मूवमेंट 3 से 4 हफ्ते के बाद एसीएल सर्जरी के बाद इजीली कर सकते हो। जनरली भाषा में इसको लेग एक्सटेंशन, फ्री लेग एक्सटेंशन कहते हैं। वी कॉल इट OKC, ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट आप इसको किसी भी रेजिस्टेंस बैंड के साथ और वेट के साथ करना अवॉइड करें एटलीस्ट फॉर 8 वीक्स आफ्टर द एसीएल सर्जरी। अगर आप रजिस्टर्ड OKC करते हैं, लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं, या वेटेड मशीन के साथ आप ये लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं, ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो इस मूवमेंट की वजह से, इस एक्सरसाइज की वजह से, एक्सेसिव लोड की वजह से आपके लिगामेंट की लैक्सिटी होने के चांसेस होते हैं और आपका ग्राफ्ट ढीला होने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान में रहे, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, यानी कि आप इसको 90 to 40 डिग्री कर सकते हैं, मल्टी एंगल OKC कर सकते हैं, फ्री OKC एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और विद होल्ड कर सकते हैं, बट मेक श्योर विद वेट कफ, विद रेजिस्टेंस बैंड और मशीन पे जाने के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में जाएं और एटलीस्ट 8 वीक्स के बाद ट्राई करें। सो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्यूरिंग रिहैब, इनिशियली और मिड फेज में तो खासकर जिसका आप ध्यान दें, एक्सरसाइज डोज। जनरली बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं जैसे अपने पेशेंट्स देखती रहती हूँ, और पेशेंट्स का भी होता है कि वो पेशेंट को ऐसा लगता है कि जनरली ये एथलीट्स बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है ठीक होने के लिए और गेम में वापसी के लिए। तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज अगर हम 2 की जगह 4 करेंगे तो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएंगे, बट मेडिसिन की डोज की तरीके से एक्सरसाइज का डोज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको एक्सरसाइजेस कुछ रेप्स और सेट्स में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने थेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस में रेप्स एंड सेट्स जितना आपका थेरेपिस्ट बताता है आप उतना ही करें। एक एग्जांपल के तौर पे लें कि जैसे हम स्क्वाट इनिशिएशन करते हैं एसीएल सर्जरी के बाद, पहले हम सिट टू स्टैंड करते हैं, फिर डेप्थ बढ़ाते हैं, फिर वेटेड सिट टू स्टैंड करते हैं, देन विल गो फॉर द फ्रंट स्क्वाट, देन टेम्पो स्क्वाट एंड देन वेटेड बैक स्क्वाट। तो ये एक प्रोग्रेशन है, इट्स लाइक अ मेडिसिन डोज, धीरे धीरे प्रोग्रेस किया जाता है। पेशेंट्स जनरली उनको ऐसा लगता है कि हम स्क्वाट कर सकते हैं, फुल डेप्थ स्क्वाट कर सकते हैं,
और वेटेड स्क्वाट कर सकते हैं। पहले हमें बॉडी वेट के साथ स्क्वाट को टॉलरेट करना सीखना चाहिए। बॉडी वेट एक बार टॉलरेट हो जाता है, बॉडी वेट के साथ आप एक बार एक्सरसाइजेस टॉलरेट कर पा रहे हैं लाइक स्क्वाट, लंजेस, लेग एक्सटेंशन, देन यू कैन गो फॉर द मशीन वेटेड स्क्वाट्स एंड अदर एक्सरसाइजेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स बहुत जल्दी वज़न डाल देते हैं, एक्सेसिव वज़न डाल देते हैं, एक्सरसाइजेस के रेप्स एंड सेट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, 50-50 स्क्वाट्स एक बार में लगा लेते हैं इनिशियल और मिड फेज़ में, जिसकी वजह से एक स्टिफनेस आ जाता है और घुटना में जाम जैसा फील होता है और पेन और स्वेलिंग भी कई बार बढ़ जाता है। सो वी कॉल इट स्लो प्रोग्रेसिव रिहैब। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो रिहैब है अपने थेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस में करें। रेप्स एंड सेट्स अलॉन्ग विद कितना वेट डाल रहे हैं, कितना वज़न डाल रहे हैं, कितने रेप्स एंड सेट्स कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए करें, ताकि आपकी इन गलतियों की वजह से अगर आपने कोई भी ऐसी गलती करी, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस या घुटने में एक आपको जाम जैसा लग रहा है और उसकी वजह से आपका जो रिकवरी है काफ़ी डिले चला जाता है, 3 से 4 हफ्ते पीछे चला जाता है, तो मेक श्योर कि आप अपनी थेरेपिस्ट की बातों को ज़रूर ध्यान में रखते हुए अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करें। ACL से रिलेटेड कोई और भी क्वेरीज है, कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी नहीं करें, किसको अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, अगर आपके पास कुछ ऐसे और भी क्वेश्चंस है, then feel free to ask with us. We'll be very happy to help you out with your knee, with your ACL conditions. Thank you so much.